इतिहास लोक में आपका स्वागत है। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे भारत की एकता की। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे लिखा है वी.डी. महाजन ने। इस पुस्तक का प्रथम अध्याय है परिचय और इस अध्याय का तीसरा खंड है भारत की एकता। महाजन लिखते हैं, प्रोफेसर ई.जी. रैप्सन का कहना है कि भारतीय इतिहास के नाटक में अलग अलग उद्भव के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। प्रत्येक युग में कुछ प्रदेशों और ज्यादातर गंगा के मैदानों की संपन्नता और उपजाऊपन ने बाह्य संसार से आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है। प्रोफेसर ई.जी. रैप्सन का कहना है कि भारतीय इतिहास के नाटक में अलग अलग उद्भव के लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। प्रत्येक युग में कुछ प्रदेशों और ज्यादातर गंगा के मैदानों की संपन्नता और उपजाऊपन ने बाह्य संसार से आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है। जनसंख्या में वृद्धि और भूमि के सूखने अथवा रेगिस्तान बनने के कारण एशिया के प्राचीन क्षेत्रों के लोग भारत की ओर आकर्षित हुए। प्रोफेसर हुमायूं कबीर का कथन है कि इसने प्राकृतिक मुसीबतों और मनुष्य के बुरे शासन पर विजय प्राप्त की। भारतीय संस्कृति की कहानी इसकी जीवन शक्ति और बुद्धिमत्ता के मर्म को दर्शाती है। यह एकता और सामंजस्य, पुनर्मिलन और उन्नति, पुरानी और नई परंपराओं के पूर्ण सम्मिश्रण की गाथा है। यह सच है कि भारत की एकता के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न लिपियां हैं और अनेक कबीलों के लोग रहते हैं। मित्रों, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि यदि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, तो एकता में विविधता भी भारत की विशेषता है। महाजन लिखते हैं, यह सच है कि भारत की एकता के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न लिपियां हैं और अनेक कबीलों के लोग रहते हैं। देश का विशाल आकार भी एकता को कठिन बनाता है। लेकिन मित्रों, देश का यह विशाल आकार भारत को दुनिया में बहुत बड़ा देश भी बनाता है। मुख्यतः इस कारण कि इतना विशाल आकार होते हुए भी हम एक सूत्र में बंधे हैं। तो महाजन कहते हैं, देश का विशाल आकार भी एकता को कठिन बनाता है। देश में एक राजनीतिक सत्ता की स्थापना हमेशा ही कठिन रही है। चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और औरंगजेब के समय को छोड़कर भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन नहीं रहा। उनके समय में भी एकता कुछ समय तक ही रह सकी। मित्रों, यह बात केवल राजनीतिक एकता की है। हमारी सांस्कृतिक एकता को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसा होते हुए भी यहां पर अनेकता में एकता रही है। सारे देश में सदा ही एक रूपता की भावना विद्यमान रही है। भारतवर्ष एकता के मूल सिद्धांत पर जोर देता है। यह शब्द महाकाव्यों और पुराणों में भी मिलता है। भारतवर्ष एकता के मूल सिद्धांत पर जोर देता है। इस शब्द का महाकाव्यों और पुराणों में भी वर्णन आता है। एकता से भरा हुआ शब्द भारत। विष्णु पुराण में हमें ऐसा वर्णन मिलता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है
कि भारत देश समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में स्थित है। यहाँ भारत के वंशज निवास करते हैं। देश की एकता की एक ऐसी ही भावना धर्मशास्त्रियों, राजनीतिक दार्शनिकों और कवियों के मन में घर किए हुए थी। देश की एकता की एक ऐसी ही भावना धर्मशास्त्रियों, राजनीतिक दार्शनिकों और कवियों के मन में घर किए हुए थी, जिन्होंने हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई सहस्रों योजन भूमि को एक ही चक्रवर्ती सम्राट की निजी जागीर बताया है। एक ही चक्रवर्ती सम्राट की निजी जागीर बताया है। उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट के पद को प्राप्त करने वाले राजा की प्रशंसा की। एक चक्रवर्ती राजा से यह आशा की जाती है कि वह अपना इलाका पूर्व में बर्फीले पर्वतों से लेकर दक्षिण में आदम के पुल तक और उत्तर में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में 7 मुहानों वाली सिंधु नदी की भूमि तक फैलाए। एक चक्रवर्ती राजा से यह आशा की जाती है कि वह अपना इलाका पूर्व में बर्फीले प्रदेशों से लेकर पूर्व में बर्फीले पर्वतों से लेकर दक्षिण में आदम के पुल तक और उत्तर में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में 7 मुहानों वाली सिंधु नदी की भूमि तक फैलाए। एक समय था एक समय था जब इस सारे प्रदेश में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता था। इसके बाद संस्कृत को यह मान प्राप्त हुआ। रामायण और महाभारत देश के कोने कोने में पढ़ी जाती थी। वेदों को प्रत्येक स्थान पर मान प्राप्त था और यही मान दूसरे संस्कृत साहित्य को भी प्राप्त था। मित्रों, अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी यह मान लिया है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। महाजन लिखते हैं, जाति पाति की प्रथा, गाय का मान और सामान्य देवताओं की पूजा भारत के सब प्रदेशों के रहने वाले लोगों की कुछ सामान्य बातें थी। जाति पाति की प्रथा, गाय का मान और सामान्य देवताओं की पूजा भारत के सब प्रदेशों के रहने वाले लोगों की कुछ सामान्य बातें थी। शंकराचार्य ने भारत के कोने कोने में मठों की स्थापना की। शंकराचार्य का भारत की सांस्कृतिक एकता में जो योगदान है, उस योगदान को जानने के लिए मित्रों, हमें शंकराचार्य की जीवनी पढ़नी चाहिए। इतनी छोटी आयु में, कितनी छोटी आयु में उन्होंने कितना बड़ा काम किया भारत की एकता को बनाए रखने के लिए। वास्तव में शंकराचार्य हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संत सिद्ध हुए। शंकराचार्य ने भारत के कोने कोने में मठों की स्थापना की। हिंदुओं के पवित्र स्थान सारे देश में फैले हुए हैं और एक यात्री अमरनाथ और बद्रीनाथ में वैसा ही अनुभव करता है जैसा कि आदम के पुल की जलती रेत में। निश्चित रूप से ये जो धार्मिक स्थान हैं भारत के, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, इन स्थानों के प्रति लोगों की आस्था निश्चित रूप से देश की एकता को बनाए रखती है। एक सामान्य व्यक्ति शैव संप्रदाय के मंदिर में भी चला जाता है, वैष्णव संप्रदाय के मंदिर में भी चला जाता है, मस्जिद में भी चला जाता है, गुरुद्वारे में भी चला जाता है और सभी जगह समान श्रद्धा से अपना सर झुकाता है। इसी भावना के कारण भारत महान है, भारत एक है। डॉक्टर वी ए स्मिथ का कथन है। महाजन लिखते हैं, डॉक्टर
वी ए स्मिथ का कथन है कि भारतवर्ष निस्संदेह गहरी अंतर्निहित मौलिक एकता से अलंकृत रहा है, जो किसी भौगोलिक अलगाव या राजनीतिक आधिपत्य से उत्पन्न एकता से अधिक गंभीर है। वह एकता रक्त, रंग, भाषा, पहनावे, रीति रिवाज और धर्म की अनेक भिन्नताओं से परे है। मित्रों, स्मिथ साहब कहना चाहते हैं कि इस देश में एक सांस्कृतिक अंतरधारा बहती है, और वह अंतरधारा न तो राजनीति से प्रभावित होती है, न भाषा से प्रभावित होती है, न पहनावे से प्रभावित होती है, न रीति रिवाज से प्रभावित होती है, न चमड़ी के रंग से प्रभावित होती है, न नस्ल से प्रभावित होती है। वह जो सांस्कृतिक अंतरधारा है, जो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होती, वही भारत की राष्ट्रीय एकता है, वही भारत का राष्ट्रीय तत्व है, और उस अंतरधारा को हम नमन करते हैं। यह हमारा राष्ट्रबोध है। महाजन लिखते हैं आगे, भारत की यह मौलिक एकता कई कारणों से उत्पन्न हुई। भारत की यह मौलिक एकता कई कारणों से उत्पन्न हुई। भारत के इस उपमहाद्वीप में आकर बसने वाले लोगों ने शनै शनै जीवन यापन का एक सामान्य ढंग अपना लिया, जिसका वर्णन सर एल्फ्रेड रिजले ने इन शब्दों में किया है। भारत की यह मौलिक एकता कई कारणों से उत्पन्न हुई। भारत के इस उपमहाद्वीप में आकर बसने वाले लोगों ने शनै शनै जीवन यापन का एक सामान्य ढंग अपना लिया, जिसका वर्णन सर एल्फ्रेड रिजले ने इन शब्दों में किया है। प्राकृतिक और सामाजिक ढंग की, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की अनेक विभिन्नताओं के पीछे भारत के प्रेक्षक को हिमालय से कन्याकुमारी तक एक प्रकार की अंतर्निहित समानता के दर्शन होंगे। मित्रों, चाहे वी ए स्मिथ कहे, चाहे रिजले कहे, ये विदेशी लोग भारत के संबंध में इतनी बड़ी बात कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक एकता से बंधा हुआ है, और कोई भी विविधता इस एकता को खंडित नहीं करती है, इस एकता को बढ़ाती ही है। महाजन लिखते हैं आगे, इस एकता का दूसरा कारण हिंदू मत का सारे देश में प्रसार था। इस एकता का दूसरा कारण हिंदू मत का सारे देश में प्रसार था। धर्म की एकता देश की एकता की भावना में सहायक सिद्ध हुई। जैसा कि वर्णन आया है कि तीर्थ स्थान चाहे वे पूर्व में हो या दक्षिण में, सब हिंदू इनकी यात्रा पर जाते थे, और इनका भी एकता की भावना में योगदान रहा है। हिमालय ने भारत के उपमहाद्वीप को एशिया के दूसरे भाग से अलग किए रखा। हिमालय ने भारत के उपमहाद्वीप को एशिया के दूसरे भाग से अलग किए रखा। चक्रवर्ती सम्राट के भाव ने भी एकता के उद्देश्य में वृद्धि की। अंग्रेजी शासनकाल में सारा भारत एक ही सत्ता के अधीन आ गया, और शासन की एक सामान्य पद्धति सारे देश में लागू की गई। अंग्रेजों ने यह भारत के हित में नहीं किया था। यह काम तो मित्रों उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किया था। महाजन लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा सारे देश की सामान्य भाषा बन गई, जिसने देश में एकता की भावना को उत्पन्न किया। मैं इस बात से सहमति नहीं रखता कि अंग्रेजी भाषा सारे देश की सामान्य भाषा बन गई। सामान्य भाषा नहीं बनी। प्रशासन के क्षेत्रों में जो सीधे सीधे अंग्रेजों से संबंधित थे, वहाँ अंग्रेजी का प्रभाव रहा। बाकी अंग्रेजी ने कोई देश में एकता बनाई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन महाजन ने ये लिखा है, रेलों और डाक व तार की स्थापना ने भी एकता के उद्देश्य को
पनपाने में सहायता प्रदान की। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों के एकीकरण ने सारे देश को एक इकाई में पिरो दिया। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। जब तक हम अगले इतिहास पाठ के लिए न मिलें, तब तक अपने इस मित्र को आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते।